नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सबसे विश्वसनीय क्लासेस प्रिस्टाइन क्लासेस में। प्रिस्टाइन क्लासेस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है एनसीईटी आईटीईपी के लिए, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाते हैं बीए बीएससी बीए बीएड बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन है और सिलेबस से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रेंड्स रहेंगे उससे हम देखेंगे आज, ठीक है, ताकि हमको ये पता चल पाए हर साल कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में और इसके सिलेबस क्या क्या हैं और इसमें कौन सा पोर्शन काटा गया है, ताकि हम लोग उस पोर्शन को न पढ़ करके अपना जितना भी इम्पोर्टेंट समय है उस क्वेश्चन पे लगाएं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज फिजिक्स का पहला। इसमें सबसे पहले बता दूं, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है। आप प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो प्ले स्टोर पर जाकर के प्रिस्टाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे जाकर के वहां पे ज्वाइन करें, ताकि आपको डीपीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्लास नोट्स की पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप इसकी जितनी परेशानी हो सारे को सुलझाया जा सके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं, हम अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं कि आईटीईपी बीए बीएड का कोर्स है, आईटीईपी बीएससी बीएड का कोर्स है एंड आईटीईपी बीकॉम बीएड का कोर्स है, जिसकी फीस ओनली 3500 रुपीज़ है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के प्रिस्टाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिस्टाइन क्लासेस आपके लिए लाया है फर्स्ट 50 बच्चों के लिए 30% ऑफ लाया है। अगर इनरोल करते समय आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आज आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज जो फिजिक्स का है वो सिलेबस है, उसका सिलेबस कैसा है, उसमें कौन कौन से पोर्शन को हटाया गया है या उसका ट्रेंड कैसे आते हैं, कब कब कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फिजिक्स के पेपर के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। पेपर में टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होते हैं भाई? 4 मार्क्स के होते हैं, बट आपको सिर्फ करना होता है 25 क्वेश्चन ही करना होता है। आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको करना होता है। इसका मतलब क्या है, 25 × 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टोटल मिलेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टोटल करने को मिलेंगे, ठीक है। आपको 4 मार्क दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 मार्क आपको कट कर लिया जाएगा, ठीक है। 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कैसे कैसे ट्रेंड आए हुए हैं फिजिक्स में, ठीक है। सबसे पहला आपका यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके 2023 में 6 क्वेश्चन आए थे। 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे भाई? 2023 में आपके 6 क्वेश्चन आए थे। 2024 में आपके 4 क्वेश्चन आए थे। 2025 में 4 क्वेश्चन या 2025 के सेकेंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से। दूसरा यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन और 2025 के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में 2 क्वेश्चन आपके आए हुए, ठीक है। फिर तीसरा यूनिट आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म में देखेंगे तो आपको 4 2023 में, 2024 में 2 मिले थे और 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 और 2025 के सेकंड शिफ्ट में कितने मिले थे? 4 क्वेश्चन आपको मिले थे, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये दोनों लगभग इक्वल वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके सिलेबस कैसे हैं हम आपको बता दे रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, देयर कंजर्वेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर कंजर्वेशन पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम वही रूल अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंजर्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस।
टू पॉइंट चार्जेस के बीच में हम लोग फोर्स देख लेंगे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्या है कि ये पॉइंट चार्ज अलग होता है, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्या, कोई सीट है, कोई लॉन्ग वायर है, कोई सेल है, सॉलिड सेल है, हॉलो सेल है, इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं, तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेंगे, जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालती हैं, अगर प्लस रहेगा तो निकालेगा, माइनस रहेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज आपस में मिलते हैं, बट उसमें क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड माइनस या प्लस में होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट प्लस या माइनस में होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन डायपोल, अब डायपोल पढ़ लिए तो डायपोल के द्वारा हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके एक्सियल पे पढ़ेंगे और उसके क्या पढ़ेंगे, उसके पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग टॉक पढ़ लेंगे कि किसी भी डायपोल को अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा या कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो ये आपका ये मिल जाएगा। बोलो आया इतना समझ में? ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, फाइंड द फ्लेक्टेड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी जो हम लोग कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, उसी को गॉस लॉ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि ये आया कैसे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट, यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, अभी जस्ट बताया स्फेरिकल सेल में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे बाहर आएंगे, उसके अंदर आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे आए हुए हैं। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आएगा। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल और सिस्टम के द्वारा कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। 2 सिस्टम का पढ़ेंगे, 3 सिस्टम का पढ़ेंगे, मल्टीपल सिस्टम का पढ़ेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे कंडक्टर्स पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फ्री चार्ज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाउंड चार्ज क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर, बाउंड इनसाइड द कंडक्टर। फिर उसके बाद क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैट में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। कोई भी कैपेसिटर पढ़ेंगे उसका कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसको सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, 2 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा कैपेसिटर अगर जोड़ देंगे तो कम्बिनेशन क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर और पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। द कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम एंड प्लेट। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बीच में मीडियम नहीं डाले रहेंगे, उसके बीच में मीडियम नहीं रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें मीडियम डालेंगे तब उसके फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग पोटेंशियल चेंज करें तो एनर्जी स्टोर में कितना चेंज आएगा, अगर कैपेसिटेंस चेंज करें तो एनर्जी स्टोर में कितना चेंज आएगा, और अगर हम लोग चार्ज भी चेंज करें तब कितना चेंज आएगा स्टोर में। तो ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सबसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मेटेलिक कंडक्टर, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, देयर रिलेशन एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से मूव कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उन
दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में जानेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अगर करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे कर रहा है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और उसका ईएमएफ देख लेंगे कि क्या कितना ईएमएफ बना रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका देखे अभी, कैपेसिटर का। फिर आए रजिस्टर पे, रजिस्टर का भी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे। फिर उसके बाद आते हैं सेल का भी सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे इनमें जो भी बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहले मीटर ब्रिज और एक और ब्रिज आता था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब इतना आ गया मेरे पास। फिर अब आते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, करंट घटाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, तो इसके बारे में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसी में हम लोग बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। फिर बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन इन कैरिंग सर्कुलर बायो लूप, ठीक है। ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। जब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसके जो लॉ के अकॉर्डिंग है कि सर्कुलर लूप में या लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कैसे उसके बाहर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आते हैं एम्पियर्स लॉ एंड एप्लीकेशन इन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एम्पियर्स लॉ से क्या करेंगे हम लोग, बायो सेवर्ट लॉ को प्रूव करेंगे कि ये जो बायो सेवर्ट लॉ बता रहा है कि इसके इतने दूरी पर, किसी पॉइंट की इतनी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करेंगे हम लोग एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद सोलेनॉइड पढ़ेंगे, स्टेट सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या और भी कोई चार्ज पार्टिकल होंगे जो मूव करेंगे, उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है। फिर आगे चले, फिर आगे चलते हैं। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में देख लेंगे। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को ले लेंगे और साथ में ऐसे रखेंगे, तब देखेंगे कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसके बारे में डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। टॉर्क देखेंगे, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को रख दिए तो वो क्या करेगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे जिसमें करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो ये हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो वैसे जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, तो डायपोल मोमेंट देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, यानी बार मैग्नेट पढ़ेंगे, एक्सिस पे देखेंगे कि कितना होगा, परपेंडिकुलर देखेंगे कि कितना होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डायपोल, यानी जो बार मैग्नेट है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। बार मैग्नेट एज द इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे सोलेनॉइड से, बार मैग्नेट को सोलेनॉइड से कंपेयर करेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, जैसे अभी जस्ट बताया मैं पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं जाती हैं, सेम उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आती है जाती हैं, तो उसके बारे में देख लेंगे। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। हिस्टेरेसिस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद इसमें किसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में हम लोग जान देंगे, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक के बारे में। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। इससे क्या है आपका 3 क्वेश्चन आया था 2023 में, 6 क्वेश्चन आया था 2024 में, 5 क्वेश्चन आया था 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, यानी कि ये भी आपको दोनों चैप्टर मिला करके, ये 2 चैप्टर हैं, यूनिट एक ही है। ये देखेंगे कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 आ रहा था, 2, फिर 1 2 लगभग आता है, ऐसे ही आता है। ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ना होता है हमको, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना होता है। तो इसमें 3 आ रहे थे 2023 में, 6 2024 में, 4 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में, 5 2025 के सेकंड शिफ्ट में। तो यानी कि इसका मतलब ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ ही नहीं सकते। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में देख लेंगे। पहले सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर उसके बाद फैराडे लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें ईएमएफ निकालते हैं, किसी भी लूप में ईएमएफ निकालते हैं। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है एंड करंट क्या होता है। अगर उसके लूप में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आ रहा है, तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेंज लॉ को पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईडी करंट क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर सेल्फ इंडक्शन रहेगा सिर्फ एक ही लूप रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन रहेगा तो 2 लूप रहेगा या उससे ज़्यादा लूप हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अल्टरनेटिव करंट क्या होते हैं, ठीक है। पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, पीक वैल्यू क्या होता है करंट का, पीक वैल्यू क्या होता है वोल्टेज का, आरएमएस वैल्यू क्या होता है करंट का, आरएमएस वैल्यू क्या होता है वोल्टेज का, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। रिएक्टेंस क्या होते हैं, इंपीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस के बारे में जान लेंगे। अगर कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में जोड़ दिया जाए तब उसका रिएक्टेंस क्या होगा, तब उसका इंपीडेंस क्या होगा। फिर एलसी ऑसिलेशन पढ़ लेंगे, एलसी ऑसिलेशन पढ़ लेंगे। एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पावर इन एलसीआर सर्किट, पावर होगा जो एसी सर्किट है यानी एलसीआर सर्किट है उसमें पावर कितना बनेगा, कितना पावर जनरेट होगा, कितना पावर बनेगा, ठीक है। वॉटलेस करंट क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे हम लोग। फिर एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर देख लेंगे, जनरेटर जो होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेंगे। ट्रांसफार्मर देख लेंगे, सेटअप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, सेट डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, मैक्सवेल लॉ क्या होता है, ठीक है, सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसमें क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर किधर होता है, ठीक है, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कि पैरेलल होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे वेव 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रांसफर वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोग जान लेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। रेडियो वेव क्या होता है, माइक्रोवेव क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और भी बहुत सारे जो भी होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि ये रे कब बनते हैं। जैसे एक्सरे जानते ही होंगे आप लोग, एक्सरे जानते होंगे, रेडियो वेव जानते होंगे, माइक्रोवेव क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स बहुत अभी जस्ट बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मतलब ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फिर उसका मिरर फार्मूला क्या होता है, कैसे मिरर का फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग इसी में, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिशन ऑफ जो भी हो कैसे होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। लेंस लगता है जो चश्मे में लगता है, माइक्रोस्कोप में लगता है, ठीक है, और फिर टेलीस्कोप में लगता है, ठीक है। इस लेंस के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि क्या होते हैं ये सब। थीन लेंस फार्मूला होता है, लेंस मेकर फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेंगे। अब हम लोग ये पढ़ लिए तो इनको कम्बिनेशन करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ लेंस पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कम्बिनेशन करेंगे, मिरर को लेंस से कम्बिनेशन करेंगे तब क्या फार्मूला आएगा, तब कौन सी वैल्यू आएगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, तो प्रिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। थीन प्रिज्म में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्पर्सन लाइट का कैसे होता है, जितनी भी लाइट जा रही है सभी लाइट क्या बाहर ही जाएंगी, क्या कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अंदर ही रह जाएंगी, तो ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, रेड डिसअपीयरेंस ऑफ सन क्यों होता है, ठीक है। जो ब्लू कलर होता है स्काई का क्यों होता है, सुबह और शाम में जो सन होता है उसका रेडिश कलर क्यों होता है, एट द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इसमें माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें यूज कौन कौन से लेंस होंगे, कैसे कैसे टाइप के लेंस यूज होते हैं, ठीक है। उनके मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में एक ऑप्टिक्स का ही पार्ट है वेब ऑप्टिक्स। वेब फ्रंट क्या होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइगेंस जो प्रिंसिपल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एंड प्लेन सरफेस यूजिंग द वेब फ्रंट, वेब फ्रंट को यूज करके हम लोग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये सब बनते तो बनते कैसे, हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ लॉ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल जो है उसका यूज करके हम लोग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के बारे में जान लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पास। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इन ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरफेरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स सब्सटेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, डिफरेंशियल ड्यू टू सिंगल स्लिट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास। पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 में हम लोग देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में देख रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, यानी कि इसका वेटेज ठीक ठाक वेटेज है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम वेटेज कम है, ठीक ठाक वेटेज है इसका भी। एटम एंड न्यूक्लियाई में देख रहे हैं 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2025 में 5 क्वेश्चन, 2025 के सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, यानी ये सब सारी चीज़ें, ये एटम और न्यूक्लियाई जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक क्वेश्चन बनते थे पहले, अब यहाँ पे 3 और 2 क्वेश्चन बनना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये सब आपको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। टोटल 28 क्वेश्चन इस साल भी सब में 28, इस समय 2023 में 25 क्वेश्चन था, बाकी सब में 28 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 क्वेश्चन ही अटेंड करने होंगे, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में देखेंगे हम लोग क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। क्या है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, इसको देख लेंगे हम लोग। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो E = mc² आइंस्टीन का द्वारा दिया गया था, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। मैटर वेव क्या होता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। लैम्डा = h/p क्या होता है, ठीक है, h/mb क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, किसका, रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड मॉडल देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोहर्स मॉडल देख लेंगे, फिर एनर्जी लेवल देख लेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज पढ़ लेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, जो भी होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लेंगे, एटॉमिक मास कितने टाइप के होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में आपको आता है अल्फा, इसका अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके जो भी होता है, तो उसमें कौन सा रे बनता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर जो भी अल्फा बीटा या गामा बनता है उसकी मोमेंटम क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी एनर्जी क्या होती है और देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो किस डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में रखेंगे तब क्या होगा, तब क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। मास एनर्जी रिलेशन पढ़ लेंगे हम लोग, इक्वल टू mc², डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू c², ये वाला मास एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आता है मास डिफेक्ट, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितना मास घट रहा है, बढ़ रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, इसकी वजह से कितना मास बढ़ रहा है, कितना मास घट रहा है, इसके बारे में देख लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आपको बताता है कि स्टेबिलिटी, अब जो भी एटम्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कौन सी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी कर्व पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड, सॉलिड में जो एनर्जी बैंड बनता है इसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया देखेंगे, बस क्वालिटेटिव आइडिया देखेंगे, उसमें एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रेजिस्टेंस पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, उसके रेजिस्टेंस पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, सबका देख लेंगे हम लोग। सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है, रेक्टिफायर के बारे में जान लेंगे। और इसमें एंड गेट और गेट नॉर गेट, जो गेट के जितने भी चीज़ें थे वो शायद हटा दिए गए हैं, है नहीं इसमें, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक है, IV कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लेंगे, बस यहीं तक हम लोगों का हो जाता है समाप्त, ठीक है। फिर से हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो कौन कौन सा कोर्स है भाई, ITEP BA BEd है, ITEP BSc BEd है एंड ITEP BCom BEd है, ठीक है। जिसका कोर्स ओनली 3500 रुपीज़ है, 3500 रुपीज़ है। बट जो हमारा प्रिस्टाइन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है वो फर्स्ट 50 बच्चों के लिए 30% ऑफर लेकर आया है, ठीक है। आप मोबाइल ऐप पे जा करके, प्ले स्टोर के मोबाइल ऐप पे जा करके प्रिस्टाइन क्लासेस के वहाँ पे इनरोल हो सकते हैं। और अगर कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेंड, पिछले सालों का ट्रेंड और अगले साल क्या आ सकता है इसका ट्रेंड और सिलेबस थे, ठीक है। तो पढ़ाई करते लिए जय हिंद।